हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो 5 लेसन के पार्ट 1 में यह पढ़ा था कि पुष्पी पादपों की आकृति 7 होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने 5 लेसन के पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर पढ़ें दोस्तों। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि पुष्पी पादपों की बाहरी संरचना 7 होते हैं और उसमें मैंने मूल पूरी तरह कंप्लीट करा दी थी। पूरी तरह पढ़ चुके थे हम दोस्तों, मूल जड़ पूरी तरह पढ़ चुके थे। इस वीडियो पार्ट 2 में हम तना पढ़ेंगे दोस्तों। तना, स्तंभ, जिसे स्तंभ भी कहा जाता है, तना पढ़ेंगे। हाँ तो दोस्तों, तना क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। तना अक्ष का ऊपरी भाग है जिस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल तथा फल होते हैं। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होती है। यह अंकुरित बीज के भ्रूण के प्रांकुर से विकसित होती है। तने पर गांठ तथा पोरियां होती है। ठीक है दोस्तों, तने पर क्या होती है? आपने सभी देखा, तने पर शाखाएं भी होती है, पत्तियां भी तने पर ही होती है, फूल भी तने पर ही होता है और फल भी तना पर होता है। ठीक है, और इस पर गांठ और पोरियां भी होती है। तने पर गांठ और पोरियां भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो गांठ हम पढ़ते हैं। गांठ क्या है? गांठ तना का वह क्षेत्र जहां पर पत्तियां निकलती हैं उसे गांठ कहते हैं। समझ में आ गया? गांठ क्या है? तना का वह क्षेत्र है जहां पर पत्तियां निकलती है उसे गांठ कहते हैं। ये गांठें अंतस्थ अथवा कक्षीय हो सकती है। जब तना शैस्य अवस्था में होता है, जब तना छोटा होता है, तब वह प्रायः हरा होता है और बाद में वह काष्ठीय तथा गहरा भूरा रंग का हो जाता है। जब तना छोटा होता है तो दोस्तों वह हरा होता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो वह गहरा भूरा रंग का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों तने का कार्य। तने का क्या काम होता है, क्या कार्य होता है, वो हम पढ़ेंगे। तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को फैलाना, पत्तियां, फूल तथा फल को संभाले रखना है। तने का क्या काम है दोस्तों? शाखाओं को फैलाना, पत्तियां, फूल तथा फल को संभाले रखना है। यह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का संवहन करता है। तना जो होता है वह पानी, खनिज लवण तथा प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का जड़ से पेड़ के सभी भागों तक पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों, जो तना होता है ये काम भी करता है। कुछ तने भोजन संग्रहण करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। कुछ तने जो होते हैं दोस्तों वह भोजन संग्रह करने, सहारा तथा सुरक्षा देने और कायिक प्रवर्धन करने के भी कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तना तो क्या क्या कार्य करते हैं ये समझ गए हैं दोस्तों। अब हम आगे पढ़ते हैं तने का रूपांतरण क्या है। तने का रूपांतरण क्या है ये पढ़ेंगे दोस्तों। तने का रूपांतरण। तने सदैव आशा के अनुसार प्रारूपी नहीं होते हैं। तने जो होते हैं दोस्तों हमेशा एक ही आकार में नहीं होते हैं। वे विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं, अलग आकार में बदल जाते हैं। आलू, अदरक, हल्दी, जमीकंद, अरबी के भूमिगत तने भोजन संचयन के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय तने वृद्धि के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के समय ये चिरकालिक अंग की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरह दोस्तों तने का रूपांतरण होता है। इस तरह तने का रूपांतरण होता है। तो तना पूरी तरह हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों तना भी पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अब हम पत्ती की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पत्ती क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। जो तने पर लगी रहती है दोस्तों, यह गांठ पर स्थित होती है। पत्तियां कहाँ पर स्थित होती है? गांठ पर स्थित होती है। और इसके कक्ष में कली होती है। पत्तियों के कक्ष में कली होती है दोस्तों, याद रखिएगा। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। दोस्तों एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कली बाद में शाखा में परिवर्तित हो जाती है, शाखा बन जाती है। ठीक है दोस्तों। पत्तियां प्रोह के शीर्षस्थ मेरी स्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ये पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं। पत्तियां पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग हैं दोस्तों, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती है। याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चन आए कि पत्तियों को महत्वपूर्ण अंग क्यों कहा जाता है, पत्तियों को वृक्ष का महत्वपूर्ण अंग क्यों कहा जाता है, तो आपको बताना है दोस्तों। पत्तियों को महत्वपूर्ण अंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, ये भोजन का निर्माण करने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं। आपने एक पत्ती देखा होगा दोस्तों। एक पत्ती, मात्र एक पत्ती की बात हो रही है इसमें। एक पत्ती के 3 भाग होते हैं। पहला पर्णाधार, दूसरा पर्णवृंत और तीसरा है दोस्तों स्तरिका। पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। एक प्रारूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। चलिए दोस्तों हम पर्णाधार की ओर पर्णाधार पढ़ते हैं। पर्णाधार पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है। ठीक है दोस्तों, पत्ती पर्णाधार की सहायता से ही तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं। आपने एक पत्ता देखा होगा दोस्तों, उसके नीचे में आधार पर छोटी छोटी 2 पत्तियां निकली रहती है। आपने देखा होगा, जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन आए अनुपर्ण क्या है, तो आपको बताना है पर्णाधार के आधार पर 2 पार्श्व छोटी छोटी पत्तियां निकलती है, जिसे अनुपर्ण कहते हैं। हाँ तो दोस्तों पर्णाधार आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम पर्णवृंत पढ़ते हैं दोस्तों। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा पतला लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। दोस्तों पर्णवृंत जो होता है लंबा होता है, पतला होता है, लचीला होता है। वह स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। तो दोस्तों इसका काम भी आपको समझ में आ गए। पर्णवृंत पूरी तरह समझ में आ गए हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आए हैं तो हम पिक्चर के सहित पढ़ाएंगे तो आपको पूरी तरह कंप्लीट हो जाएंगे, ये गारंटी है दोस्तों। अब पर्णवृंत कंप्लीट हुई तो आगे स्तरिका के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्तरिका क्या है? स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है।
स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती है, जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती हैं। इसके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। मध्य सिरा क्या होता है दोस्तों? पत्ती के बीच में एक लंबी सी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। सिराएं पत्ती की दृढ़ता प्रदान करती है। सिराएं पत्ती की दृढ़ता प्रदान करती है और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। सिराएं पत्ती की दृढ़ता प्रदान करती है और पत्ती पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती है। क्या दोस्तों? मध्य सिरा नलिकाओं की तरह कार्य करती है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। विभिन्न पौधे में स्तरिका की आकृति उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में विभिन्नता होती है। ठीक है दोस्तों, स्तरिका पूरी तरह पढ़ चुके हैं। अब हम आपको पिक्चर के सहित बताते हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पत्ती पिक्चर के सहित पढ़ते हैं। दोस्तों ये है पर्णाधार। ठीक है दोस्तों, पर्णाधार हमने पढ़ाया था। पत्ती पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है, यानी कि इसकी सहायता से पत्ती तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर दो पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती है जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। दोस्तों ऐसे दो पत्तियां निकलती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये है पर्णवृंत। दोस्तों ये है पर्णवृंत। दोस्तों पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। हमने बताया था पर्णवृंत यह है दोस्तों, आप समझ चुके हैं पर्णवृंत क्या है। अब स्तरिका दोस्तों हमने पढ़ाया, ये है स्तरिका। ठीक है दोस्तों, स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती है। ठीक है दोस्तों, आप पूरी तरह समझ चुके हैं। ये है स्तरिका, ये है पर्णवृंत और ये है पर्णाधार। तो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है दोस्तों। पत्ती के एक प्रारूपी पत्ती के भाग पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सिरा विन्यास। सिरा विन्यास क्या है? ये सब सिरा विन्यास होते हैं जो देख रहे हैं दोस्तों बीच बीच में। ये है दोस्तों लंबा सा मध्य सिरा, या ये है सिरा विन्यास। ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सिरा विन्यास क्या है? पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। अभी मैंने थोड़े से पीछे में बताया था दोस्तों पिक्चर के सहित कि सिरा विन्यास पत्तों के बीच में होती है, आपने देखा होगा। तो पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सिरा विन्यास क्या है? पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। तो दोस्तों सिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। सिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जालिका सिरा विन्यास, दूसरा समानांतर सिरा विन्यास। जालिका सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। तो पहला पढ़ते हैं दोस्तों जालिका सिरा विन्यास। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सिरा विन्यास के बारे में पढ़ते हैं, समांतर सिरा विन्यास। जब सिरिकाएं समानांतर होती है तब उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। तो दोस्तों पूरी तरह समझने के लिए पिक्चर में देखते हैं दोस्तों, पिक्चर सहित पढ़ते हैं।
हाँ तो दोस्तों ये है जाली का सिरा विन्यास। देखिए जाल की तरह बना हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं ना। जाली का सिरा विन्यास हमने अभी ये पढ़ाया कि जब सिरिकाएं अस्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तो उसे जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए दोस्तों ये जाल की तरह बना हुआ है जिसे जाली का सिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है दोस्तों। अब दूसरा पढ़ाए थे समानांतर सिरा विन्यास, जो कि समानांतर सीधा सीधा होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, जब सिरिकाएं समांतर होती हैं, सिरिकाएं समांतर होती है, समानांतर होती है, तो अब उसे समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पूरी तरह समझ में आ चुके हैं समानांतर सिरा विन्यास और जाली का सिरा विन्यास। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। पत्ती कितने प्रकार के होते हैं। पत्ती 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, पत्ती के 2 प्रकार होते हैं। पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। पत्ती के 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। पत्ती के 2 प्रकार होते हैं, पहला सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। अब हम सरल पत्ती की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरल पत्ती क्या है दोस्तों? सरल पत्ती क्या है? जब पत्ती की स्तरिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई होती है, लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है, तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब पत्ती की स्तरिका कटी हुई होती है लेकिन कटाव मध्य सिरा, जो बीच में लंबा सा एक लाइन होता है उसे मध्य सिरा कहते हैं, मध्य सिरा तक नहीं पहुंच पाता है कटाव, तब उसे सरल पत्ती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सरल पत्ती क्या है? जब पत्ती की स्तरिका कटी हुई हो लेकिन कटाव मध्य सिरा तक नहीं पहुंचे, तब उसे सरल पत्ती कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। संयुक्त पत्ती, जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। जब स्तरिका का कटाव मध्य सिरा तक पहुंच जाए और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त पत्ती 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त पत्ती 2 प्रकार के होते हैं। पहला पीछाकार संयुक्त पत्तियां, दूसरा हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। पीछाकार संयुक्त पत्तियां और हस्ताकार संयुक्त पत्तियां। पीछाकार संयुक्त पत्तियां क्या है वो पढ़ते हैं दोस्तों। पीछाकार संयुक्त पत्तियां क्या है वो पढ़ते हैं। वैसी संयुक्त पत्तियां जिनमें बहुत से पत्रक एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं उसे पीछाकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। वैसी संयुक्त पत्तियां जिनमें बहुत से पत्रक एक ही अक्ष, जो मध्य सिरा के रूप में होती है, एक ही अक्ष जो बीच में रहती है दोस्तों, पर स्थित होते हैं, उसे पीछाकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। पूरी तरह समझते हैं दोस्तों पिक्चर सहित। देखिए दोस्तों, पीछाकार संयुक्त पत्तियां का उदाहरण है नीम। नीम की पत्तियां का देखिएगा दोस्तों, अकेले अकेले रहती है, अकेले अकेले। ठीक है दोस्तों, अकेले अकेले रहती है। वैसी संयुक्त पत्तियां जिनमें बहुत से पत्रक एक ही अक्ष, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अक्ष, एक ही अक्ष पर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं एक ही अक्ष पर बहुत से पत्तियां मध्य सिरा की तरह जो होती है, एक ही अक्ष पर बहुत से पत्तियां लगे रहते हैं, स्थित होती है, उसे पीछाकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह कंप्लीट हो गए पीछाकार संयुक्त पत्तियां। अब हस्ताकार संयुक्त पत्तियां की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हस्ताकार संयुक्त पत्तियां, ठीक है दोस्तों, हस्ताकार संयुक्त पत्तियां वैसी संयुक्त पत्तियां जिनमें पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत हमने पढ़ा दोस्तों, एक ही पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं,
उसे हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। उदाहरण में दोस्तों सिल्क, कॉटन, ब्रीच। वैसी संयुक्त पत्तियां जिनमें पत्रक एक ही पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं उसे हस्ताकार संयुक्त पत्तियां कहते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला टॉपिक है पर्ण विन्यास क्या है। तने तथा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। तने तथा शाखा पर पत्तियां कैसी लगी हुई है उसको बताना पर्ण विन्यास कहलाता है। तने तथा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। पर्ण विन्यास प्रायः 3 प्रकार का होता है। पहला एकांतर पर्ण विन्यास, दूसरा सम्मुख पर्ण विन्यास और तीसरा चक्रदार पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास 3 प्रकार का होता है, एकांतर, सम्मुख और चक्रदार। एकांतर पर्ण विन्यास पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है एकांतर पर्ण विन्यास क्या है। एकांतर पर्ण विन्यास वैसी पर्ण विन्यास जिसमें एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है उसे एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। उदाहरण में दोस्तों गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। वैसी पर्ण विन्यास जिसमें एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है उसे एकांतर पर्ण विन्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा है सम्मुख पर्ण विन्यास। सम्मुख पर्ण विन्यास दोस्तों, सम्मुख पर्ण विन्यास वैसी पर्ण विन्यास जिसमें प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है उसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। वैसी पर्ण विन्यास जिसमें प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है उसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। उदाहरण में है दोस्तों अमरूद। अब तीसरा विन्यास पर्ण विन्यास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों चक्रदार पर्ण विन्यास। वैसी पर्ण विन्यास जिसमें एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे इसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है तो उसे चक्रदार पर्ण विन्यास कहते हैं। उदाहरण में है दोस्तों एस्लोटोनिया, जिसे डेविल ट्री भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम पिक्चर के सहित पढ़ेंगे दोस्तों और अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ तो दोस्तों पिक्चर सहित पर्ण विन्यास पढ़ते हैं। पहला विन्यास हमने पढ़ा दोस्तों एकांतरण पर्ण विन्यास, जो उदाहरण में मैंने बताया था गुड़हल। जो देखिए दोस्तों मैंने पढ़ाया था वैसी पर्ण विन्यास जिनमें एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर, देख रहे हैं अकेली पत्ती है ना दोस्तों, सभी अकेले हैं, अकेले अकेले हैं, देखिए अकेले अकेले हैं ना दोस्तों, अकेले अकेले पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती उसे एकांतर पर्ण विन्यास कहती हैं। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पर्ण विन्यास सम्मुख पर्ण विन्यास दोस्तों, जिसका उदाहरण था अमरूद। देखिए दोस्तों अमरूद का जो पत्ता होता है कुछ इस तरह होता है। वैसी पर्ण विन्यास जिसमें प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है। ठीक है दोस्तों, एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। देख रहे हैं दोस्तों एक दूसरे के सम्मुख है उसे सम्मुख पर्ण विन्यास कहते हैं। अमरूद का पौधा देखिएगा, उसका पत्ती देखिएगा, ऐसे ही होंगे। और तीसरा है चक्रदार पर्ण विन्यास। चक्रदार पर्ण विन्यास का उदाहरण है दोस्तों चंपा या डेविल ट्री, एस्टोनिया, चंपा, डेविल ट्री। तो चक्रदार में मैंने पढ़ाया था वैसी पर्ण विन्यास जिसमें एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती है उसे चक्रदार पर्ण विन्यास कहते हैं। इस तरह दोस्तों तो हम पूरी तरह समझ चुके हैं पर्ण विन्यास क्या है, पर्ण विन्यास के कितने भाग हैं, पर्ण विन्यास के कितने प्रकार हैं, सब पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो ये पर्ण विन्यास कंप्लीट हो चुके हैं। अब पत्ती के रूपांतरण की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये पढ़ते हैं पत्ती के रूपांतरण कैसे होती है। पत्ती का रूपांतरण क्या है। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। पत्ती को भोजन बनाने के अलावा अन्य कार्य भी होते हैं दोस्तों जिनके लिए अपने आप आकार में रूपांतरित होना पड़ता है। जैसे दोस्तों आपको बताते हैं, पत्ती को ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में और
रक्षा के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। पत्ती जो होते हैं दोस्तों ऊपर चढ़ने के लिए, जैसे मटर के आपने देखा होगा, ऊपर चढ़ने के लिए पत्ती मटर में बदल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और रक्षा के लिए कांटों, जैसे कैक्टस को आपने देखा होगा, पत्ती कैक्टस में बदल जाते हैं। इस तरह अपने आप को पत्ती अपने आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, रूपांतरण कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों पत्ती में भी रूपांतरण होता है। पत्ती रूपांतरित होकर मटर बनते हैं, पत्ती रूपांतरित होकर कैक्टस बनते हैं, रक्षा के लिए कैक्टस बनते हैं, और प्रतान के लिए, चढ़ने के लिए मटर बनते हैं। तो दोस्तों पत्ती पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्त। अगर आप अभी तक ले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैंने अगले वीडियो पार्ट 3 में मिलते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में मैं पुष्पक्रम बताऊंगा। पत्ती कंप्लीट हो गई है दोस्तों, पुष्पक्रम बताऊंगा पार्ट 3 में दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप रिवाइज करते रहें ताकि आपको पूरी तरह समझ में आए।